दोस्तों, आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की उस सियासी आंधी की जिसका केंद्र मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। ममता दीदी, जैसा कि उनके समर्थक उन्हें प्यार से बुलाते हैं, इन दिनों अपने तीखे तेवर और बेबाक बयानों के लिए सुर्खियों में है। कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में हाल ही में आयोजित एक विशाल सम्मेलन में न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि पूरे देश की सियासत में हलचल मचा दी। इस सम्मेलन का मकसद था वक्फ कानून 2025 का विरोध, लेकिन ममता ने इसे एक सियासी हथियार बनाकर भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी सरकार और उनके सहयोगियों खासकर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर तीखा हमला बोला। पहले समझते हैं कि वक्फ संशोधन कानून 2025 है क्या। वक्फ बोर्ड, जो मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों का प्रबंधन करता है, लंबे समय से विवादों के केंद्र में रहा। 2013 के वक्फ अधिनियम के बाद यह उम्मीद थी कि बोर्ड की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी, लेकिन 2025 में केंद्र की बीजेपी सरकार ने नया संशोधन बिल लाया जिसके तहत वक्फ बोर्ड की शक्तियों में कटौती, संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन में सख्ती और गैर मुस्लिम सदस्यों का शामिल करने के लिए प्रावधान किया गया। सरकार का दावा है कि यह सुधार भ्रष्टाचार रोकने और पारदर्शिता लाने के लिए है, लेकिन विपक्ष, खास तौर पर ममता बनर्जी, इसे मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर हमला बताती है। ममता ने कोलकाता के सम्मेलन में साफ कहा, जब तक मैं पश्चिम बंगाल में हूं, यह कानून यहां लागू नहीं होगा। यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक नारा नहीं बल्कि एक सियासी चेतावनी थी। पश्चिम बंगाल, जहां 2011 की जनगणना के अनुसार 27.01% मुस्लिम आबादी है, वहां यह मुद्दा सिर्फ कानूनी नहीं बल्कि भावनात्मक और सियासी भी है। ममता ने इसे भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 16 अप्रैल 2025 को कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में ममता ने एक भव्य सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन में पश्चिम बंगाल के हर जिले से मुस्लिम नेता, इमाम, मौलवी और समुदाय के प्रतिनिधि शामिल हुए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष सैफुल्लाह रहमानी, महासचिव फजलुर रहीम और कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम जैसे बड़े चेहरे मंच पर थे। यह कोई साधारण सभा नहीं थी दोस्तों, यह ममता का सियासी शक्ति प्रदर्शन था। ममता ने मंच से ऐलान किया, हम अपने खून की आखिरी बूंद तक वक्फ की संपत्तियों की रक्षा करेंगे। उन्होंने मुस्लिम समुदाय को भरोसा दिलाया कि टीएमसी उनके साथ खड़ी है, लेकिन उनका असली निशाना बीजेपी और उनके सहयोगी थे। ममता ने कहा, अगर केंद्र सरकार को वक्फ बोर्ड में बदलाव करना था तो 2/3 बहुमत से संविधान संशोधन क्यों नहीं किया? क्योंकि उनके पास बहुमत नहीं है और बहुमत के लिए वो नीतीश और नायडू का सहारा लेते हैं। ममता का सबसे तीखा हमला बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पर था। उन्होंने कहा, आप नीतीश को वोट देते हैं लेकिन वो बीजेपी को पूरा समर्थन दे देते हैं। चंद्रबाबू नायडू चुप है, नीतीश बाबू चुप है, ये लोग सत्ता के लिए आपकी बलि चढ़ा सकते हैं। यह बयान सिर्फ तंज नहीं बल्कि एक सियासी जाल था। आइए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में जनता दल यूनाइटेड को 12 सीटें मिली, जिसमें मुस्लिम वोटों की अहम भूमिका थी। आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी को 16 सीटें मिली और वहां भी मुस्लिम समुदाय का समर्थन महत्वपूर्ण रहा। ममता का सवाल था, जब मुस्लिम समुदाय इन नेताओं को वोट देता है तो वो वक्फ बिल जैसे मुद्दों पर बीजेपी का समर्थन क्यों करते हैं? ममता ने इसे और गहरा करते हुए कहा, आप इनको कुर्सियां देते हैं, सत्ता देते हैं और ये बीजेपी की गोद में बैठ जाते हैं। इससे इन्हें क्या मिलता है? थोड़ा सा पावर। ये तंज सिर्फ नीतीश और नायडू के लिए नहीं बल्कि उन सभी एनडीए सहयोगियों के लिए था जो सत्ता के लिए सिद्धांतों से समझौता करते हैं। पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। 2021 के चुनाव में टीएमसी ने 294 में से 213 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी को 77 सीटें मिली थी। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी की पकड़ कमजोर हुई और उसे मुस्लिम वोटों का सिर्फ 73% समर्थन मिला, जो पहले के मुकाबले कम था। ममता जानती है कि मुस्लिम वोट उनके लिए कितना अहम है। मुर्शिदाबाद 66.88% मुस्लिम आबादी, मालदा और उत्तर दिनाजपुर जैसे जिलों में टीएमसी की जीत मुस्लिम समुदाय के समर्थन पर टिकी है।
वक्फ कानून का विरोध ममता के लिए सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं दोस्तों, बल्कि सियासी अस्तित्व की जंग है। उन्होंने सम्मेलन में कहा, बीजेपी बंगाल में ध्रुवीकरण करना चाहती है। वो चाहते हैं कि हमारी सरकार गिरे ताकि आपका खाना पीना भी बंद हो जाए। यह बयान सीधे मुस्लिम समुदाय के दिल को छूने वाला था। ममता ने इस मौके पर इंडिया गठबंधन को भी निशाने पर लिया, लेकिन अपील के अंदाज में उन्होंने कहा, इंडिया गठबंधन के सभी दलों को एकजुट होकर बीजेपी और आरएसएस का मुकाबला करना होगा। यह अपील इसलिए अहम थी क्योंकि पश्चिम बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस के बीच रिश्ते हमेशा तल्ख रहे हैं। 2024 में कांग्रेस ने बंगाल में सिर्फ 2 लोकसभा सीटें जीती, जबकि टीएमसी ने 22 सीटें जीती। ममता जानती है कि अगर इंडिया गठबंधन एकजुट नहीं हुआ तो बीजेपी को फायदा होगा, लेकिन सवाल ये, क्या ममता की यह अपील काम करेगी? दोस्तों, बंगाल की सियासत में लेफ्ट और कांग्रेस को साथ लाना ममता के लिए आसान नहीं होगा। 2021 में लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन को एक भी सीट नहीं मिली थी, फिर भी ममता की यह कोशिश दिखाती है कि वो 2026 के चुनाव को लेकर कितनी गंभीर है। ममता के इस आक्रामक रुख का जवाब बीजेपी ने भी उसी तीखे अंदाज में दिया। दोस्तों, ममता बनर्जी का नायडू और नीतीश पर यह निशाना कहीं ना कहीं सियासत का वो तीर है जिसके सहारे वो उन्हें एनडीए से दूर करने की कोशिश भी कर रही है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। नमस्कार।